वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं आपकी शिप्रा तिवारी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। एंड जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे स्कूल में 3rd चैप्टर शुरू हो गया, मैम अभी पहले में अटकी हुई है, मैम प्रॉपरली पढ़ा रही, मैम डिटेल से पढ़ा रही थी, मैम ने 1 शॉट भी दे दिया है, पर एग्जाम से पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी 1 शॉट आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से एग्जाम में फोड़ के आ सकते हैं, मैम की गारंटी है। मैम के साथ आपको फुल तैयारी मिलेगी, टेंशन नहीं लेना। लेक्चर वाइज आप पढ़िए। आज का जो एजेंडा ऑफ लेक्चर का एजेंडा है वो ये है कि आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी हेडिंग में दिया है द ट्यूब्स। फिर इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। फिर इस लेक्चर में हम करेंगे कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन द डिफरेंट एनिमल्स, इसके बारे में कवर करेंगे। और आज के एजेंडा में ये कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, मतलब जो कि होगी कल, और वो है लाइव सेशन। लाइव सेशन में मैम पहली बार आपको पढ़ाने वाली है, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है पर टेंशन नहीं लेना। कल 8 बजे मैम के साथ लाइव लेक्चर, पहली बार एंजॉय तो बहुत सारी बार आप कर चुके हैं, पर प्रॉपरली कल लेक्चर आपको मिलेगा लाइव में। अब हफ्ते में कम से कम 3 बार मैम आपकी लाइव आएगी, कम से कम मेरे बच्चों से थोड़ी तो मेरी बॉन्डिंग बने यार, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया कि भाई कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में प्लाज्मा क्या है, ब्लड क्या है, उसके कॉम्पोनेंट क्या है और वो फंक्शन क्या क्या करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी का क्या फंक्शन होता है और हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन होता है। बेटा जी, आरबीसी का शेप ध्यान से सुनिए। आरबीसी का शेप जो होता है वो डिस्क शेप होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता। सेल ऑर्गेनल का मतलब यह है कि ना तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना तो न्यूक्लियस है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मैम उसके पास क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए उसके पास कुछ और नहीं होता। हीमोग्लोबिन को जगह देने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हीमोग्लोबिन को प्रॉपरली जगह देने के लिए इसके पास कुछ नहीं होता। और काम भी तो यही है ना, तो ये डिवाइड करती है, बस ये हर 120 दिन के बाद मर जाती हैं और नहीं बनती हैं। इनके में डिवीजन करने का कोई कैपेसिटी नहीं है क्योंकि कोई सेल ऑर्गेनल ही नहीं है जो डिवाइड करवाने वाला हो। साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है कि ऑक्सीजन को पकड़ती हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में घुमाती हैं और जहां जिसको चाहिए उसको दे देती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता। डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमेशा उन एरियाज में पाई जाती हैं जहां प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लियर है? मैंने आपको डब्ल्यूबीसीज के बारे में ये पढ़ाया कि वो किस तरीके से बाहर होती है। देखो बेटा, उनका जो शेप होता है ना वो अमीबा होता है, और बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको ये पढ़ाया भी जाएगा कि जो डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट होता है और वो अपनी जगह से ऐसे निकलती है जैसे कि कोई हड्डी वाली औरत अपने आप को पतला करके गेट से निकली जा रही है। क्लियर है? तो वो अपना शेप चेंज कर सकती हैं, पर आरबीसी अपना शेप नहीं चेंज करती, इसलिए कई बार आपको छिल जाता है, कट जाता है, तो एक पानी जैसा लिक्विड बाहर आता है जिसमें प्लाज्मा होता है वो, और वो डब्ल्यूबीसी करके उसमें डब्ल्यूबीसी होती है जो प्रोटेक्शन देती, पर आरबीसी बाहर नहीं आती क्योंकि उतने छोटे से कट से आरबीसी बाहर ही नहीं निकल सकती। सो आई होप ये कहानी अभी तक आपको लोगों को क्लियर हो गई होगी। शिप्रा मैम की ज़बानी जो आपको नेक्स्ट चीज़ सुननी है वो है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में और मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट जो है ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। प्लेटलेट का काम हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का होता है। आपको मैं बताऊं कि आपके ब्लड में टोटल होते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर। बच्चों ध्यान से समझना, आपके ब्लड में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में कभी इतना डिटेल से आएगा नहीं, ठीक है। आपके ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। समझ में आई बात? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन ब्लड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन ब्लड, एंड दे आर एक्टिवेटेड। ध्यान से सुनिए, दे आर एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ इंजरी। समझ में आई बात? तो जैसे ही आपको कोई इंजरी लगती है ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। और एक बात और बताओ, इनको हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैम ने आपको बताई जो कि बड़ी अलग टाइप की थी। इनको हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है 13 क्लॉटिंग फैक्टर को। क्लियर है? ये आपके ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं जो कि मैक्सिमम प्रोटीन होते हैं, इसमें से एक आध कैल्शियम भी है, ठीक है। मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर
जो होते हैं आपके लिवर में बनते हैं और ब्लड में पाए जाते हैं। रोमन नंबर में लिखा जाता है 1 to 13। अगर इसमें किसी भी फैक्टर की कमी हो जाए या कम होने लगे तो आपकी बॉडी में जो क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है उससे वो हो जाता है डिले। ठीक है, मान लीजिए कि एनी फैक्टर डिफेक्टेड, समझो एनी फैक्टर एब्सेंट। ठीक है, अभी आप मोटा मोटा पढ़ो, नहीं तो बहुत बड़ी क्लासेस में बहुत पढ़ना है। और कोई फैक्टर एब्सेंट हो जाए या डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, या कुछ और हो जाए तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होगी, ध्यान से सुनिए, आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होगी प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होगी वो आपकी डिले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। और इस बीमारी को, ये हो सकता है जेनेटिक भी हो। ठीक है, अगर ये कहानी क्या हो जाएगी? जेनेटिक। मान लो कि ये कहानी जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, ए भगवान मैम भगवान, ये क्या हो गया है? ठीक है, अगर मान लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जेनेटिक है, तो इस बीमारी को हम जेनेटिक है तो इस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। और तुमको एक और चीज़ बताऊं, लड़कियों में हीमोफीलिया होता ही नहीं है। अगर हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया लड़कियों में तब होता है जब मम्मी हीमोफीलिया हो और पापा को भी हीमोफीलिया हो, तब जो लड़की पैदा होगी वो हीमोफीलिक होगी और लड़की को डिसऑर्डर होगा। ज़्यादातर ये बीमारी लड़कों को होती है ना। वाह मैम हम लोग तो बच गए। नहीं, आप लोगों को कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो लड़कियों को ज़्यादातर ये बीमारी नहीं होती, लड़कियाँ कैरियर होती। जीन खराब, जीन लड़कियों को तब होता है जब उनके दोनों एक्स क्रोमोजोम खराब होंगे। या जो दोनों एक्स क्रोमोजोम का मतलब ये है कि जब लड़कियों के पास दोनों क्रोमोजोम खराब होंगे, दोनों क्रोमोजोम के पास ये खराब वाला जीन होगा, तभी लड़कियाँ बीमारी में होंगी, नहीं तो नहीं। क्लियर है? समझ में आई बात? ये लड़कियों को नहीं होता, ज़्यादातर लड़कियों को होता है, लड़कों को होता है। सबसे पहले ये बीमारी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को पता चली थी। एक्चुअली विक्टोरिया के जो मेल्स थे, उस फैमिली के, रॉयल फैमिली के जो मेल्स थे, उनको पता चला कि अरे इनका तो ब्लड ही क्लॉट नहीं होता। बाद में पता चला कि ये जो जीन आ रहा है डिफेक्टेड वाला, वो एक्चुअली रानी विक्टोरिया से आ रहा है। समझ में आई बात? तो रानी विक्टोरिया से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा था उसमें हीमोफीलिया जीन था, जिसकी वजह से जैसे ही वो मान लो क्या हुआ, देखो रानी विक्टोरिया अगर बीमार होती तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये वाला, देखो ये आप लोगों को पढ़ना है जेनेटिक्स में, अगर रानी विक्टोरिया के दोनों एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया का जीन होता ना तो रानी जो होती उनको हीमोफीलिया होता, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता। पर रानी में हुआ क्या था कि रानी में एक एक्स क्रोमोसोम था, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे था, तो रानी कैरियर थी। रानी को डिफेक्टेड जीन था, पर रानी को कभी पता नहीं चलता था कि उनको हीमोफीलिया है, क्योंकि कैरियर जो होते हैं वो बॉडी में अपने जीन को कैरी करते पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। पर जैसे ही इनकी शादी किसी नॉर्मल राजा से हुई तो लड़का बना ये, और जैसे ही लड़का बना ये कॉम्बिनेशन बनेगा कोई एक लड़के का, वो लड़का बीमार होने लगा। एच है ना हीमोफीलिया। लोगों ने सोचा कि हे भगवान, ऐसा तो बीमारी, हे भगवान, हे सत्यानाश, ये कैसे हो गया? तो बाद में पता चला कि ये जो कैरियर जीन है हीमोफीलिया का, ये रानी विक्टोरिया के पास था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर 13 क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाले जीन डिफेक्टेड हो गए तो आपके शरीर में वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। रानी विक्टोरिया में कुछ ऐसे ही फैक्टर के जीन नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कैरियर थी। पर जैसे ही उनका लड़का पैदा हुआ वो डिफेक्टेड था, लड़के के और लड़के पैदा हुए वो भी डिफेक्टेड थे। बाद में पता चला कि रानी विक्टोरिया कैरी कर रही हैं जीन हीमोफीलिया का, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। समझ में आई बात? तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताऊँ, क्लॉटिंग में एक और चीज़ जो काम करती है वो है आपके राजा भोज, वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ये करते हैं फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन का मतलब होता है क्लॉट। थ्रोम्बिन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लॉट। ठीक है, तो ये थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं और थ्रोम्बिन का मतलब होता है क्लॉट। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? तो अब प्लेटलेट का काम क्या होता है? जैसे ही इंजरी लगती है, जैसे किसी ने आपको लात मारा, चल निकल यहाँ से, जैसे किसी ने लात मारी, आप सीढ़ी से गिर गए, फट गए, हे मम्मी हमको मारा, हमारा चोट है, हमारा जो है तो ये हाथ फट गया है। अब खून निकलने लगता है आपको। जैसे ही खून निकला, ध्यान से सुनना, जैसे ही खून निकला बच्चों क्या होगा? वैसे आप रोने लगेंगे। पर थोड़े समय बाद जैसे ही आप घर पहुंचते हैं खून इतना तेजी से नहीं निकलता, क्योंकि आपका ब्लड क्लॉट हो चुका है। तो जब आपका ब्लड फ्लो होता है तो प्लेटलेट्स भी बाहर आती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि आसपास के जितने फाइबर्स होते हैं, फाइब्रिन नाम के फाइबर, उनको पकड़ लेती है और सारी प्लेटलेट जितनी वहाँ आती हैं वो आरबीसीज और सारे फाइबर जो होते हैं आपस में मिलकर एक क्लॉट बना लेते हैं, जो कि डैमेज जगह को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो आगे ना हो। आइए डिटेल से इसको पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए।
When a tissue, ध्यान से सुनिए, when a tissue is wounded or a blood vessel is ruptured due to the some इंजरी, किसी ने आपको धक्का मार दिया, आज से इसको हम मारे डालेंगे, तो हाथ फट गया आपका और ब्लड बहने लगता है, ठीक है। कभी कभी ये ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी डेथ हो जाती है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हमारा ब्लड लॉस कैसे प्रिवेंट होता है? बिकॉज वी हैविंग द प्रोसेस कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कभी भी इतना ज़्यादा फ्लो होगा ही नहीं। समझ में आई बात? और ब्लड क्लॉट बन जाने से ये भी होता है कि ब्लड वेसल जो फट गई है उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होगी, तो अंदर इन्फेक्शन नहीं घुसेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैंने बोला ना, उसमें प्लेटलेट भी काम कर रही हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर भी काम कर रहे हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और ये मेंटेन करी जाती है उन क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में जिनके बारे में एनसीईआरटी जिक्र नहीं करती, पर मैम की क्लास में इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी और प्लेटलेट के द्वारा ये मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता ये है कि जैसे ही कट लगता है, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, तो ये जितने भी आपके प्लेटलेट है, ओके, दीज आर द प्लेटलेट वाइट, दीज आर द आरबीसी एंड दीज आर द थ्रेड। तो ये क्या करते हैं कि आसपास के जितने भी थ्रेड होते हैं उनको पकड़ लेते हैं जो कि प्रोटीन के बने हैं, साथ ही साथ आरबीसीज को पकड़ लेते हैं और एक क्लॉट बना देते हैं जिससे डैमेज्ड पार्ट से कोई भी चीज़ एंट्री या एग्जिट ना करे। और इस तरीके से ये क्या क्या कर लेते हैं, ये नेटवर्क बना लेते हैं फाइबर्स का, आरबीसीज का, और बनाते हैं क्लॉट। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी हुई, इंजरी से टिश्यू इंजर्ड हुआ तो प्लेटलेट भी, भाई टिश्यू इंजर होगा तो उसके आसपास की जो प्लेटलेट है वो भी डैमेज होंगी। डैमेज प्लेटलेट, ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे होता है। डैमेज प्लेटलेट जो होता है ये निकालता है एक मटेरियल जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो इनएक्टिवेटेड मटेरियल को एक्टिव कर देता है, और एक्टिवेटेड मटेरियल जो होते हैं वो फाइब्रिन, जो पहले जो थ्रेड बन रहा है वो घुले हुए फॉर्म में रहता है जब तक चोट नहीं लगती, पर जैसे उसको पता चलता है ओ चोट लग गई है, वो इनसॉल्युबल हो जाता है और आसपास की सारी रप्चर्ड आरबीसीज को पकड़कर एक क्या बना लेता है, क्लॉट बना लेता है। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। फिर से समझिए, जब भी किसी के बॉडी में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी टिश्यू डैमेज होता है, तो बहुत भड़ ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है इतनी बात? ब्लड को फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव डिफरेंट काइंड, वी हैव वन सिस्टम कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में होगा ये कि जैसे ही आपकी प्लेटलेट बाहर निकलेंगे, वैसे ही प्लेटलेट क्या करते हैं, वो सबको बुलाते हैं, गांव वालों ये जो है इनको बचाओ, ये सब बाहर चले जा रहे हैं। कौन? ब्लड बाहर चला जा रहा है। तो आसपास के जितने भी फाइब्रिन नाम के फाइबर होते हैं, याद नहीं भी रहेगा फाइबर का नाम तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये फाइबर को पकड़ लेता है, डैमेज्ड आरबीसी को पकड़ लेते हैं, और प्लेटलेट आपस में क्लस्टर होकर थ्रेड, आरबीसी, प्लेटलेट, ये क्लॉट बना लेते हैं जिससे आपका ब्लड फ्लो प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज द फ्लूइड जो कि पार्ट लेता है किसमें? सर्कुलेशन में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसेल्स उन्हें कहते हैं। ब्लड कार्पसेल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 ब्लड कार्पसेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और फिर उनके फंक्शन भी स्टडी किए। क्लियर है? तो हमने ये समझा कि ब्लड एक इंपॉर्टेंट मीडियम है जो कि सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक गैस, वेस्ट, न्यूट्रिएंट, एवरीथिंग। ब्लड जो होता है वो हर जो है ऑर्गन में पहुंचता है टाइम टू टाइम, पर इसके लिए हमें एक एफिशिएंट ऑर्गन चाहिए जिसे हम कहते हैं एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन के थ्रू ही पर यूनिट टाइम पहुंच पाता, नहीं तो डिफ्यूजन कभी भी ब्लड की नीड को पूरा नहीं कर सकता। ये हमने लेक्चर 1 में ट्रांसपोर्टेशन के पढ़ा। क्या पढ़ा? कि डिफ्यूजन के माध्यम से सेल टू सेल आप ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एफिशिएंट मीडियम चाहिए। तो ब्लड को पहले पंप होना पड़ेगा, फिर प्रेशर से वो हर जगह जाता है, और वो प्रेशर मेंटेन करने वाला जो ऑर्गन है उसे हम हार्ट कहते हैं, पर वो लेक्चर में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, हमने प्लेटलेट पढ़ा, प्लेटलेट से कैसे क्लॉटिंग होती है ये भी पढ़ा। क्लॉटिंग मतलब आसपास के जितने भी फाइबर्स हैं उन्हें हम फाइब्रिन कहते हैं, वो पकड़ लिया क्लॉटिंग में, प्लेटलेट पकड़ लिया और साथ में आरबीसीज पकड़ ली। इन तीनों को पकड़कर एक जगह पे बैठा दिया है, एक द्वारपाल बना के बैठा दिया कि भैया यहाँ से ब्लड को लॉस नहीं होने देना। इस चीज़ को हम कहते हैं क्लॉट, और क्लॉट दिन पर दिन कैसा होता जाता है? हार्ड होता जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को सेंट्रल जो पार्ट है वो है हार्ट। हार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो भी लाइव। ओके, पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ साथ ही साथ एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। अगर आपको ये लगता है कि हार्ट जो है वो जो है मोहन जो है वो है
मोहन सोहन है, वो हर जाके बोलेंगे ले ले ब्लड ले ले, उधर जाके बोलेगा ले ले ब्लड तू ले ले, वो उधर जाके बोलेगा ले ले तू ब्लड ले ले। तो ऐसा होता नहीं है बेटा। तो ब्लड का जो हार्ट का काम होता है, जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, कि मान लो कि हमने यहाँ पे हार्ट बना लिया, ठीक है, तो हार्ट का काम क्या होगा सर? हार्ट, सुंदर हार्ट, स्माइलिंग हार्ट बना लेते हैं। तो हार्ट का काम होता है सिर्फ ब्लड को पंप करना। तो आपको ये समझना है कि ब्लड जो है पूरी बॉडी से जो आ रहा है वो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू ही आता है, ये भी बात आपको समझना है। मान लो ये बॉडी है आपकी, ठीक है, तो पूरा बॉडी से जो ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर है? ये भी किससे आ रहा है? ब्लड वेसल से आ रहा है, पाइप से आ रहा है, क्योंकि हार्ट थोड़ी सबसे मांगने जाएगा चलो चलो ब्लड निकालो, हफ्ता निकालो, 10-10 निकालो, 20-20 निकालो। हार्ट तो उसी जगह पे है, 2 लंग्स के बीच में है, तो वो थोड़ी कहीं जाएगा, उसके पास लाया जाएगा। जैसे कि किसी राजा के पास नहीं मुजरिम लाता है, हे सेनापति इसे 50 करोड़ की सजा दी जाए, तो सेनापति लाते हैं ना, तो ये ब्लड वेसल्स आर जस्ट लाइक द सेनापति। ठीक है, सेनापति जाते हैं, सुनो तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो गया है ना ब्लड भैया, चलो ब्लड भैया। अब अपन लोग चलेंगे हार्ट के पास, फिर यहाँ से क्या निकलेंगी बताओ मुझे? फिर यहाँ से क्या निकलेंगी? फिर यहाँ से दूसरी ब्लड वेसल निकलेंगी जो इस बॉडी के पास जाएंगी और ऑक्सीजन देंगी, ऑक्सीजन लेंगी। लो बेटा, ठीक है, तुम गरीब हो गए थे तो राजा साहब ने तुम्हारे लिए पैसे भिजवाए हैं। पैसे क्या है? ऑक्सीजन है। और बदले में जो ये द्वारपाल है इसको गरीबी दे दी जाएगी, और गरीबी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो वापस से ब्लड वेसल्स के थ्रू ही राजा साहब को या हार्ट को दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये द्वारपाल है। द्वारपाल क्या करते हैं? गहना जेवर ले जाके जनता को, मतलब बॉडी को देते हैं। जनता से क्या ले लेते हैं? जनता से वापस ले लेते हैं उनकी गरीबी, उनकी दरिद्रता, उनके दुख, और दुख दर्द को दे जाते हैं वापस से राजा साहब को। राजा साहब जो होते हैं वो दे देते हैं भाई लंग्स को, और लंग्स उसे बाहर कर देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब ये जो है ये सब ब्लड वेसल्स ही हैं, ठीक है, ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स। पर आपको ये समझना है कि ये जो ब्लड वेसल जो हार्ट की ओर आती है वो हमेशा क्या? दुख दरिद्रता लेके आ रही है, तो इसे हम कहते हैं वेन। और जो धन धान्य लेके जा रही है, जो सुंदर सुंदर ऑक्सीजन लेके जा रही है, इसे हम कहते हैं आर्टरी। क्लियर है? समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली आपके जो द्वारपाल हैं वो 2 हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, हार्ट पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू आता है, और पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लो ऑक्सीजन वाला लो राजा साहब दे रहे हैं, धन्य धान्य लो, ठीक है, वो जाता है आर्टरी से। पर आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि आप कभी भी ना तो कोई भी चीज़ आर्टरी से एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही वेन्स से एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मोटी तगड़ी मुस्टंडी होती हैं, इसलिए इनसे आप कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो मैडम जी कहाँ से एक्सचेंज करेंगे? तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। मान लो कि ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, मान लो कि ये हमारा सुंदर सा एक ऑर्गन है। क्लियर है? अब बेटा ध्यान से सुनो, हार्ट से, ध्यान से देखो, हार्ट से आर्टरी आ रही है, तो इस आर्टरी में क्या भरा हुआ है बताओ? ऑक्सीजन भरा हुआ है। अब ये आर्टरी के देखोगे तो ब्रांचेस हो गए कि नहीं हो गए? ब्रांचेस, इन आर्टरी की ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टीरियोल। क्लियर है? इन्हें हम कहते हैं आर्टीरियोल। आर्टरी की ब्रांचेस को हम आर्टीरियोल कहते हैं। क्या ये बात सबको अभी तक क्लियर है? आर्टरी की ब्रांच को। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है, और ये है वेन, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हम हार्ट की ओर भेज देते हैं। वेन की ब्रांचेस को हम कहते हैं वेन्यूल, पर ये याद नहीं रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़ी मोटी मोटी सांडो जैसी है कि नहीं है, पर ये अपनी पतली पतली ब्रांच बनाकर यहाँ पर एक बेड बना लिया है, और इस बेड को हम कहते हैं कैपिलरी बेड। और ये जो पतली पतली कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, इन्हीं को आप कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरीज। और कैपिलरीज हमेशा सिंगल सेल होती हैं। समझ में आई बात? सिंगल सेल होती हैं और ये एक्सचेंज में पार्ट लेती हैं। तो ये बात आपको हमेशा समझनी है कि जब आप हार्ट से ब्लड ला रहे हैं और बॉडी को दे रहे हैं तो ऑर्गन के चारों तरफ आर्टरीज वेन्स की जगह कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज ऑक्सीजन को देती हैं ऑर्गन को, और बदले में ऑर्गन से क्या ले लेती हैं? बदले में ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन में आता है, वेन से हार्ट में जाता है। पर आपको ये समझना है कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है ऑक्सीजन का ब्लड से इधर आना ऑर्गन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गन से ब्लड में आना, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज में ही हो सकता है। दीज आर द कैपिलरीज, जो पतली पतली आपको दिख रही है कनेक्शन। ठीक है,
क्लियर है ना? तो आप आर्टरी से कोई एक्सचेंज कर सकते, ना आप वेन से कोई एक्सचेंज करते। आर्टरी अपनी ब्रांच बनाती है, वेन अपनी ब्रांच बनाती हैं, इन्हें हम वेन्यूल्स और आर्टीरियोल कहते हैं। ये एक जगह पे जाके फंस जाते हैं और ये जो बेड है इसको हम कहते हैं कैपिलरी बेड। तो सिंगल सेल ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज capillaries which helps in the exchange of nutrient, gases, plasma, everything। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके तो 3 ब्लड वेसल्स हैं आपके पास, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलो आगे पढ़ते हैं इसके। आर्टरीज क्या होती हैं, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मली ऑक्सीजन कैरी करती हैं और हार्ट से दूर जाती हैं। हार्ट से वही है ना, राजा साहब जो है ऑक्सीजन दे दे के भेजते, जाओ मेरी जनता की सेवा करो, जनता को ऑक्सीजन दो। जनता कौन है? ऑर्गन। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है ये शरीर में मतलब स्किन के बहुत अंदर तक होती हैं। क्लियर है? दे आर डीप सीटेड एंड दे आर वेरी थिक एंड द प्रेशर इज हाई। यहीं आप वेन को कंपेयर करेंगे तो वेन ऊपर की ओर होती हैं, पतली होती हैं थोड़ी, और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और पूरे बॉडी से, जनता से गरीबी, उनकी दरिद्रता, उनके आंसू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले आके कहाँ पर देते हैं? आपके हार्ट को देते हैं। क्लियर है? फिर हार्ट किसको दे देता है? लंग्स को दे देता है। जाओ 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 इसे दूर करो, भगवान को दे दो, भगवान सब मुक्त कर देंगे। भगवान कौन है? लंग्स। ठीक है, ओके। तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी। द वॉल ऑफ आर्टरीज इज पर्टिकुलरली नियर टू द हार्ट, थिक एंड इनेबल टू डायलेट। ये अपना डायलेट नहीं कर सकती, बहुत मोटी होती है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक। पर यह है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान से सुना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होकर बहुत फोर्स से अपना ब्लड देता है तो वो आर्टरीज को ही देता है बच्चों। लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड देता है पल्मोनरी आर्टरी को, राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड देता है पल्मोनरी आर्टरी को, और लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड देता है मेन आर्टरी विच इज कॉल्ड एज अयोटा। आर्टरी की इस नेचर की वजह से उसमें कितना भी दबाव बनाया जाए वो कभी भी फटती नहीं है। तो आपसे जब हार्ट में एक्सेप्शन पूछा जाए कि मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में कैसे आया, जबकि वो तो आर्टरी है, सिर्फ इसलिए आया क्योंकि अगर वेन होता ना तो वो फट जाती। क्लियर है? अब आ जाओ वेन्स। वेन्स जो होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं और ये हमेशा बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लाती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि वेन्स के पास ब्लड ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमेशा ये क्या होती हैं? चौड़ी होती है। आर्टरी थोड़ी पतली होती है और इनमें प्रेशर भी कम होता है और ये कम प्रेशर से ही धीरे धीरे इनमें ब्लड बहता है। Now we'll talk about the capillaries. Capillaries are thin walled, extremely narrow, बहुत ही पतली होती हैं। ठीक है, और ये ज्वाइन करती हैं आर्टरीज और वेन्स को एक साथ। देखो, these are the capillaries. ये कैपिलरी हैं जो आर्टरी और वेन को दोनों को ज्वाइन कर रही हैं। They form the network of vessels. Wall of capillaries are permeable to water. सिर्फ आप कैपिलरीज से ही चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते लल्ला, क्योंकि वही सिंगल सेल्ड होती, बाकी कुछ नहीं होता। कि अगर तुम सोच रहे आर्टरी वेन से एक्सचेंज होगा, नो। ठीक है, दे आर परमिएबल टू वाटर, डिजॉल्व सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, और ये करके एक्सचेंज कर देते हैं। ले भैया, जनता को दो ऑक्सीजन कैपिलरी से, जनता से लो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? और न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है इससे भी बहुत स्लो पास होता है, और इससे जो होता है आप कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे गैसेस हो, चाहे ब्लड हो। ठीक है, क्लियर है? ब्लड, न्यूट्रिएंट, गैसेस और वेस्ट। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स में अगर मैं एक मेजर डिफरेंस देखूं लल्ला तो क्या होगा? आर्टरीज थिक होती हैं, इलास्टिक भी होती हैं। ठीक है, और मस्कुलर होती है। आप समझे कि जब आप किसी भी जगह से बहुत प्रेशर से ब्लड को भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हमेशा आर्टरीज का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि आर्टरी मस्कुलर होती हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से लेकर लंग्स की ओर लेके जाती है। तो मैम हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो आपने बोला जो है वो तो वेन ले जाती है। यही तो बात कर रही हूँ, अगर वेन होती तो वेन में इलास्टिसिटी नहीं है। अब वेंट्रिकल से हम तेजी से पुश करते ब्लड वेसल में, और अगर उसमें वेन होती, ब्लड वेसल का टाइप वेन होता तो वेन फट जाती, पर आर्टरी में इलास्टिसिटी है तो अगर प्रेशर से भेजोगे भी तो वो फैल जाएगी। क्लियर है? इनका नैरो ल्यूमेन होता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है इसमें, मतलब चौड़ाई, ये जो अंदर की ओपनिंग है ना इसकी चौड़ाई कम होती है, इसका नैरो ल्यूमेन ज़्यादा होता है। इसमें ब्लो जो है ये हमेशा याद रखना कि बहुत फास्ट और जर्की होता है, बहुत ऐसा फ्लो होता है, बहुत तेज होता है, स्लो होता है और स्मूथ होता है। इनमें जो होता है कहाँ से कहाँ की हो जाती है? हार्ट से ऑर्गन की ओर, ये ऑर्गन से हार्ट की ओर। ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या होती है? जो लंग्स से
आपके लेफ्ट एट्रियम की ओर आती हैं, इनको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए लंग्स से हार्टी तक तो लाना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नाउ अगर मैं बात करूं किसकी, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हार्ट काम करता है। ठीक है, हमने ब्लड वेसल्स पढ़ ली, हमने ब्लड पढ़ लिया, ठीक है, समझ गए। पर जैसा हमारे पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, हमारे पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है। क्लियर, वी हैव 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, हमारे पास 2 ऑरिकल होते हैं, 1 ऑरिकल, दिस इज सेकेंड ऑरिकल, ऑरिकल को एट्रियम भी कहते हैं, ऑरिकल लिख देती हूँ नहीं तो बच्चे बोलेंगे ए क्या होता है। ठीक है, और ये होता है फर्स्ट वेंट्रिकल। तो आपके पास यू हैव 4 चैम्बर का हार्ट, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? तो 4 चैम्बर का हार्ट है। पर बेटा ये हम लोग बहुत ही स्मार्ट लोग, हम लोग यो बेब्स हैं, सबके पास ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गेनिज्म में कहानी कुछ और ही चल रही होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फिश का हार्ट कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? तुमको पता है फिश के हार्ट में क्या होता है? ये देखो, फिश के हार्ट में सिर्फ होता है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। फिश की कहानी ये है कि इसमें सिर्फ एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। पता है तुम्हें फिश कैसे काम करती है? बताऊं तुम्हें फिश का काम कैसे होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्ट है। फिश के हार्ट को हम वेनस हार्ट भी कहते हैं। वेनस हार्ट क्यों कहते हैं, अभी 1 मिनट के अंदर कहानी क्लियर हो जाएगी। पता है तुम्हें वेनस हार्ट क्यों कहते हैं? सुनो, देखो बेटा, ये गिल्स है, गिल्स। ठीक है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि जब मछली जो होती, मान लो एक बड़ी सी मछली बना लूं क्या यार, चलो एक बड़ी सी मछली बना लेते हैं जो है। तो अब मन हो गया है मैम का, मछली बनाएगी मैम। अब मे बी वो मछली जैसी ना दिखे, पर तुम्हें जो है वो मछली ही माननी है। ठीक है, मे बी वो मछली जैसी ना दिखे लल्ला, पर तुम्हें जो है बेटा मछली ही माननी है। क्लियर है? समझो, ध्यान से सुनना। अब इसके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? मछली के गिल्स। ठीक है, दीज आर द गिल्स ऑफ मछली। गिलीस लिख रही हूँ, देखो रे भगवान क्या हो रहा है ये। तो ये है मछली के गिल्स। क्लियर है? अब इन गिल्स के पास होती हैं ब्लड वेसल्स। देखो सब कुछ समझ में आएगा, पढ़ने का ट्राई तो करो, सब समझ में आएगा। इस गिल्स के पास क्या है बच्चों? ब्लड वेसल्स। क्लियर? ब्लड वेसल्स में कौन सी होंगी? कैपिलरी, क्योंकि वही एक्सचेंज करती हैं। अब ये जो है इसके पास भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड है, भर के कार्बन डाइऑक्साइड है, भर के। ठीक है, अब जैसे ही मछली जो है वो पानी लेती है, जैसे ही मछली क्या लेती है बच्चों? पानी लेती है। जैसे ही मछली क्या लेगी? पानी लेगी, इस मुंह खोलेगी और पानी लेगी, तो पानी से क्या आएगा बोलो? पानी से आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो गिल्स से कि ब्लड वेसल को चला जाएगा ऑक्सीजन, और बदले में गिल्स क्या दे देगा इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में गिल्स इसको क्या दे देगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? क्या समझा आपने? फिर से समझिए, इसको मिटाती हूं अच्छे से। तो मुंह खोला तो पानी से ऑक्सीजन आया, सीधे गिल्स की ब्लड वेसल में चला गया। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो भाई साहब CO2 है, ये पानी में आ गए, CO2। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब जब मछली मुंह बंद करेगी और गिल्स खोलेगी, तो यही CO2 जब पानी बाहर जाएगा तो इस पानी के साथ क्या हो जाएगा? CO2 भी बाहर चला जाएगा। तो जब मछली मुंह खोलती है तो ऑक्सीजन अंदर लेती है, और जब मछली मुंह बंद करती है तो गिल्स से पानी बाहर निकालती है। जब अंदर पानी आ रहा है तो ऑक्सीजन आ रहा है, जब बाहर जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। जब पानी अंदर आया तो गिल्स ने फटाफट ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिया? ब्लड वेसल को दे दिया। और जैसे ही मछली ने मुंह बंद किया और गिल्स खोले, पानी बाहर हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर हो गया। अब पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन जाता रहेगा, बॉडी के हर टिश्यू में जाता रहेगा ऑक्सीजन, हर टिश्यू में जाता रहेगा। ठीक है, हर टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचता गया, हर टिश्यू में क्या पहुंचता गया? ऑक्सीजन पहुंचता गया। क्लियर है? क्लियर है? अब टिश्यू बदले में क्या देगा बच्चों? ध्यान से समझना, टिश्यू बदले में क्या देगा? टिश्यू बदले में ब्लड वेसल को क्या देगा? टिश्यू बदले में, ये टिश्यू बदले में इसने दिया ऑक्सीजन, तो बदले में ये क्या देगा? CO2। अब ये CO2 वाला ब्लड इसके कहां पर आएगा? एट्रियम में। एट्रियम से कहां आएगा? वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से वापस से गिल्स में चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि मछली के हार्ट में तो कभी ऑक्सीजन वाला ब्लड आता ही नहीं है। मछली के हार्ट में सिर्फ और सिर्फ हमेशा ऑलवेज हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मछली के हार्ट में कभी भी प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर हमेशा ऑलवेज मछली के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ में आई बात? इसीलिए मछली के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है।
मुंह खोला, पानी अंदर आया, पानी ऑक्सीजन लाया, गिल्स के आसपास की ब्लड वेसल को ऑक्सीजन दे दिया गया, बदले में पानी ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुंह बंद होगा, गिल्स खुलेंगे, पानी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के पास जाएगा, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अब ये ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट उसे पंप करेगा और फिर पंप करके वही ब्लड वापस से गिल्स में चला जाएगा, फिर इस तरीके से एक्सचेंज चलेगा। तो यहाँ पर हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम ये है कि ब्लड को गिल्स तक पहुंचा दो और गिल्स से वहां ऑक्सीजनेशन अपने आप हो जाएगा। तो ब्लड, भाई हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। ऐसे ही वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्फीबियंस, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, लाइक फ्रॉग। उसके में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होने की वजह से कुछ भी कर लो, ब्लड कभी सेपरेट नहीं होता और हमेशा मिक्स होता है। ठीक है, क्लियर है? हमेशा ब्लड क्या होता रहेगा? मिक्स होता रहेगा। रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके में 3.5 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल्स की बात छोड़ दीजिए, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, then we talk about the amphibians, then we talk about the birds and mammal और birds and mammals। इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल, देखो दिए हुए हैं 2 ऑरिकल जिनको हम एट्रियम भी कहते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। क्लियर है? और हमारे में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो है सेपरेट रहेगा, कभी भी मिक्स नहीं होगा। अगर बीच की दीवारों में कोई छेद हो जाए तो ब्लड मिक्स होता रहता है, इसे हम कहते हैं दिल में छेद। और ये दीवारों में छेद होने की वजह से ब्लड मिक्स होता रहता है और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ये जो बीच की दीवारों का छेद बड़ा होता जाएगा और आपकी मृत्यु तय है, तो उसका ऑपरेशन भी होता है, बच भी सकते हैं। सो बच्चों, व्हाट वी have learned in this session, we have learned many other component of the blood circulatory system, like what? ब्लड वेसल सीखा हमने, प्लेटलेट से कैसे क्लॉटिंग होती है ये सीखा, और हमने ये सीखा कि डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितने चेम्बर हार्ट होता है और किस हार्ट को हम क्या कहते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। इन लेक्चर्स को जितने प्यारे प्यारे, इतने मेहनत से मैं बनाती हूँ, एक और चीज़ बता दूँ, आपके पास एक अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है। बस आपको करना ये है कि आपको मेरा ये टेलीग्राम चैनल जो है ये ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल नाम से ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको हर समय डाउट सॉल्व करूंगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, पर्सनल मतलब ऑफिशियल मेरा है, सिर्फ मैं ही उसमें, और मैं आपके कंटिन्यूसली डाउट सॉल्व करूंगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको ज्वाइन करिए और जो है बायोलॉजी पढ़ते रहिए और बायोलॉजी की बेताज बादशाह मैम के साथ बनिए। और अगर आप इंडिया में सबसे अच्छी बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, देखिए मैं पढ़ाती उतना ही हूँ जितना आना है, और ऐसा दमदार जो है पढ़ाने के लिए सब कुछ आना भी बहुत ज़रूरी है, और जो है आधे घंटे में ऐसा क्रिस्प कंटेंट आप तक पहुंचता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं करते। इसको देखिए, इसको शेयर करिए और लोगों को बताइए मैम इज़ हियर ऑन द ग्राउंड एंड शी विल टीच ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट। सो थैंक यू बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।